फ्रेंड्स, आज हम मांग की लोच के बारे में चर्चा करेंगे। इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंग्लिश में कहते हैं। और मांग की लोच अ, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये अपना एक अलग ही स्पेस रखता है, और इसका आना बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए कर रहे हैं और आगे की इकोनॉमिक्स में पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं। तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट मांग की लोच ठीक से समझ लेना चाहिए, ताकि आगे के लिए उनका इकोनॉमिक्स इजी हो जाए और चैप्टर भी कवर हो जाए और एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को लास्ट तक देखें। मांग की लोच में हमें यहाँ पढ़ना है एक तो डेफिनेशन, मीनिंग, और मांग की लोच के जो तीन प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और मांग की मूल्य लोच इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी दो अन्य वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस पे आप बने रहिएगा। मांग की मूल्य लोच के प्रकार कितने होते हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अर्थ एवं परिभाषा, डेफिनिशन। चूंकि आपको याद होगा, मांग का नियम मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी। मार्शल ने जिसको प्रतिपादित किया था। मांग का नियम यह व्यक्त करता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होगी। पर मांग के नियम की व्याख्या यह स्पष्ट नहीं होता कि दोनों में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो मांग के नियम में हमने ये पढ़ा था कि जब वस्तु की कीमत गिरती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है। तो ये वस्तु और उसके मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो लेकिन हमें मांग का नियम यह नहीं बताता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में कितनी वृद्धि होगी, किस तीव्रता से उसमें परिवर्तन होगा। उसी तीव्रता का माप, मेजरमेंट, हम मांग की लोच में करते हैं। मांग की लोच बताता है। लोच मतलब होता है एक तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो ये बताता है कि किसी चीज में लोच कितना है। लोच जैसे कोई आपने कोई पेड़ की टहनी ली और उसको आपने घुमाया था तो उसमें लोच बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई पेन या पेंसिल लेकर के और उसको मोड़ने की कोशिश किए वो टूट जाएगा। मतलब ये कि पेन परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब उसमें कोई लोच नहीं है और वो टूट जाएगा, जरा भी उस पर प्रेशर पड़ेगा टूट जाएगा। लेकिन जो पेड़ की टहनी है, जो परफेक्टली इलास्टिक है, आप चाहे जितना भी, यदि पतली सी टहनी है हरी, तो जितना भी मोड़ दोगे वो टूटेगी नहीं। तो मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी उसमें बहुत ज्यादा है, यानी कोई फोर्स डाला जा रहा है तो वो मुड़ जा रहा है और टूट नहीं रहा। तो इलास्टिसिटी मतलब लोच कितना उसमें परिवर्तन की संभावना है, कितना किस हद तक परिवर्तित हो सकता है, यही लोच है। तो परिवर्तित क्या होगा यहाँ पे, तो हम मांग की लोच कह रहे हैं तो मांग परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि मूल्य परिवर्तित हो रहा है। तो मूल्य में परिवर्तन होने पे मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होगा, इसी का मेजरमेंट, इसी का माप हम कहते हैं मांग का नियम। ठीक है। तो मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होगा, किस अनुपात में होगा, यह विभिन्न मूल्यों पर मांग के बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह क्षमता मांग की मूल्य लोच है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी बता दें कि अलग अलग वस्तु अलग अलग तरीके से बदलेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी पाई जाएंगी जो कीमत में यदि थोड़ा सा परिवर्तन हो तो उनकी मांग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है, बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उनकी कीमतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो उनकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दो अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। एक तो बेनहम कहते हैं कि मांग की लोच के विचार का संबंध मूल्य में होने वाले छोटे से भी परिवर्तन का मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है। तो इन्होंने भी वही बात करी कि मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में किस हद तक परिवर्तन होता है, किस अनुपात में परिवर्तन होता है, वह मांग की लोच कहलाता है। बोल्डिंग ने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जो निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहेंगे।
तो ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच को मूल्य के सापेक्ष मांग में परिवर्तन को परिभाषित किया है। और मांग की लोच के जब हम देखेंगे, तीन प्रकार देखेंगे, तो उसमें मांग की मूल्य लोच एक प्रकार है, उसके अलावा आय लोच है, उसके अलावा आड़ी लोच है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, तो वो हम अलग से देखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कीन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए 20वीं शताब्दी में, और इन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का किताब लिखा था 1936 में, उससे काफी फेमस हुए। इन्होंने भी माना कि मार्शल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मांग की लोच का सिद्धांत है, तथा इसके अध्ययन के अभाव में मूल्य तथा वितरण के सिद्धांतों की व्याख्या संभव नहीं होती। तो मार्शल ने मांग का नियम भी दिया और मांग की लोच का सिद्धांत भी दिया था। अब मांग की लोच की पहले हम प्रकार देख लेते हैं। तीन प्रकार है मांग की मूल्य मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी या तिर्यक लोच। ये तीन तरह का है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो मांग की मूल्य लोच के संबंध में था, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी के दो, मांग के आय लोच और मांग के तिर्यक या आड़ी लोच को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं, इसलिए इस चैनल पे आप लगातार बने रहिए। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कवर करेंगे, और उसके अलावा जो भी बीए सेकेंड ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, माइनर इलेक्टिव, मेजर इलेक्टिव, कोर, और बीए थर्ड ईयर में जो भी पेपर्स आएंगे पढ़ने के लिए, उसको हम सब लोग पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर। तो मांग की मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी हम जो जिसके बारे में बात कर रहे थे। मांग की कीमत लोच एक प्रकार का विशिष्ट संबंध है जो वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच परिवर्तन का अनुपात या दर प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक अनुक्रिया की माप ही मांग की कीमत लोच है। अर्थात मांग के परिवर्तन का क्या दर है मूल्य में परिवर्तन के कारण, इसका माप ही मांग की मूल्य लोच है। अन्य शब्दों में, मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का माप मांग की कीमत लोच है। तो हम इन दोनों के बीच के माप का अध्ययन करेंगे, यानी कि मूल्य में जब परिवर्तन हो रहा है तो जिस दर में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उसके सापेक्षिक किस दर में मांग में परिवर्तन हो रहा है, इसी का अध्ययन मांग की मूल्य लोच है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच मूल्य में थोड़े परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई वस्तु की मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो ये माप कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है कि मूल्य में थोड़े परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप खरीदी या जाने वाली वस्तु की मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। कैसे, इसको सूत्र के रूप में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो मांग की मूल्य लोच को ईपी के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी इक्वल टू मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी, एक तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन पहले ज्ञात कर लेंगे, और एक मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन के लिए सूत्र ये है, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन इक्वल टू मांग में परिवर्तन डेल्टा क्यू पूर्व मांगी गई मात्रा, अर्थात कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कीमत में परिवर्तन के पूर्व में मांग कितनी थी। क्यू मांग को व्यक्त करता है, क्यू मतलब मांग, डिमांड।
और मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूल्य में परिवर्तन बटा पूर्व मूल्य की मात्रा, मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ और पूर्व में कीमत क्या थी। अब इसको हम इक्वेशन के रूप में यहां लिख सकते हैं। ईपी मतलब मांग की लोच, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये क्या बताता है? अनुपातिक परिवर्तन मांग में अनुपातिक परिवर्तन या परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड। और डेल्टा क्यू डेल्टा पी अपॉन पी क्या बताता है? तो ये मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा पी अपॉन पी। अब इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड है बीच में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इक्वेशन को आसान बनाने के लिए कि डेल्टा क्यू रह जाएगा, डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इस सूत्र से हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण से यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए प्राइस 10 है और इस पे क्वांटिटी जो डिमांड है वो 100 है। अब मान लीजिए प्राइस 5 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 200 हो गई, और आपसे पूछा जाए कि अब बताओ मांग की लोच क्या होगी इसका। तो सीधा सीधा इस फार्मूले में आएंगे आप, फार्मूले में आकर के आप सीधे जो सूत्र दिया है उसको लागू करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? डेल्टा क्यू, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ? मांग में कितना परिवर्तन हुआ? 100 का परिवर्तन हुआ, क्योंकि 100 से 200 हो गया। चेंज इन डिमांड क्या हुआ? तो 100 हुआ, ये है 100 से 200 हो गया। और बटा डेल्टा पी, यानी कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? तो कीमत में 10 से 5 हुआ, यानी कि 5 परिवर्तन हुआ। यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू पूर्व में प्राइस कितनी थी? पी मीन्स पूर्व में प्राइस कितनी थी? तो पूर्व में प्राइस 10 थी, और पूर्व में मांग कितनी थी? क्यू मतलब पूर्व में मांग, यानी कि पूर्व में मांग 100 थी। ये हम दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और ये हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी 2। तो इस प्रकार से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मांग की मूल्य लोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। इस वीडियो को, मांग की लोच के वीडियो को, या हमारे किसी भी चैप्टर पे बनाए गए वीडियो को यदि आप ठीक से देख लेते हैं और समझ लेते हैं और उसमें दिए गए कंटेंट को नोट कर लेते हैं, तो आपको किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और केवल उसी को पढ़ लीजिए ठीक से और समझ लीजिए और उससे उसी से नोट्स तैयार कर लीजिए, तो बिल्कुल भी आपका तैयार हो जाएगा टॉपिक चैप्टर, और आप को एग्जाम के लिए फुल्ली तैयारी मिलेगी। 5 प्रकारों को हम इस प्रकार देखेंगे। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको हम ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट से दिखाएंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगा? जब मूल्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पे उसकी मांग में बहुत ज्यादा अनंत परिवर्तन हो जाए। ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो गैर जरूरी होती हैं, तो उपभोक्ता उसके बिना भी रह सकता है, और यदि कीमत कम हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा परचेज करके रख सकता है। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं। हालांकि साधारणतया वास्तविक जगत में ऐसी वस्तुएं बहुत कम पाई जाती हैं। तो इसका मतलब यह है, यदि मूल्य में थोड़ी सी कमी हो जाए तो उसकी मांग अनंत बढ़ जाए, बहुत ज्यादा अनंत बढ़ जाए, मापना मुश्किल हो जाए। और यदि उसकी कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो उसकी मांग बिल्कुल गिर के जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। तो ऐसी मांग को हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र बनाया गया है, नीचे के रेखा पे वस्तु की मात्रा और लंब अक्ष पे आपकी कीमत दिखाई गई है, और ये मांग वक्र है जो आधार अक्ष के समानांतर है, डी से दिखाया गया है। ये मांग वक्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कीमत परिवर्तन को इतना कम परिवर्तित किया जा रहा है कि यहाँ दिखा नहीं पा रहा है कितना कम परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मांग बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है। थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पे बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है, और यदि कीमत में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए तो ये मांग घट करके जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब
मांग की लोच पूर्णतया लोचदार हो, अर्थात परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, याद रखिएगा, जो मांग वक्र है वो आधार अक्ष के बिल्कुल समानांतर हो जाती है। इसको हम दिखाए हैं और ये इस चित्र की व्याख्या है। जब कीमत ओपी है तो मांग ओ क्यू वन है, कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए तो क्यू टू क्यू थ्री तक पहुंच जाती है, जिसे हम यहाँ पे कीमत में कमी को दिखा भी नहीं सकते, सॉरी, कीमत में कमी होने पे ये क्यू टू क्यू थ्री तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णतया बेलोच मांग। ये दूसरा छोर है, दूसरा सिरा है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद उसकी मांग ज्यों की त्यों बनी हो, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो उसकी मांग पूर्णतया बेलोच कहेंगे। ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके कीमत में परिवर्तन का उसके मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे बहुत जरूरी वस्तुएं हो, जैसे व्यक्ति की चश्मा, चश्मा बिना वो देख नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा वृद्धि भी हो जाए तो भी व्यक्ति चश्मा बनवाना नहीं छोड़ेगा, चश्मा तो लेगा ही। जैसे पेन है, पेन से हम लिखते हैं, अब पेन 15 रुपए का मिल रहा है, 20 का मिल जाए तो बहुत ज्यादा पेन की कमी नहीं हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों के पास एक बहुत ही बड़ा रीजन है, बिना पेन के वो नहीं लिख सकते हैं, तो वो पेन लेंगे ही लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ और जरूरी वस्तुएं हैं, नमक है, नमक थोड़ी कीमतें उसके ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा नहीं कि नमक की कीमत कम हो जाए तो आप बहुत ज्यादा नमक खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में परिवर्तन हो तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसको कहते हैं पूर्णतया बेलोच मांग, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल, विल बी जीरो। ठीक है। तो इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें ठीक उल्टा होगा डिमांड कर्व, और देख लीजिए जिसको डी से दिखाया गया है, और ये आधार अक्ष के बिल्कुल समानांतर होगा लंब अक्ष के, जिसपे कीमत दिखाया गया है, और मांग की मात्रा स्थिर रहेगी किस पे, ओ क्यू मात्रा पे। ठीक है। तो इस पे वस्तु की मात्रा दिखाई गई है और इस पे मूल्य दिखाया गया है। तो जब कीमत ओपी है, ठीक है, तो मांग ओक्यू है, और जब कीमत बढ़ करके ओपी वन हो जा रहा है, ठीक है, कीमत बढ़ गई, ओपी वन हो गई, तो भी मांग ओक्यू ही है, स्थिर है। जब कीमत घट करके और ओपी टू हो गई, तो भी जो मांग है वो ओक्यू ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा था। अब समलोच या इकाई मांग की लोच, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इसको हम ईपी इक्वल टू पी, इस ईपी इक्वल टू वन कहते हैं, जब इसकी वैल्यू वन हो। कब होगी इसकी वैल्यू, जब मूल्य में परिवर्तन होने पर, सापेक्षिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी सापेक्षिक परिवर्तन उसके बराबर ही हो, तो मांग की लोच समलोच होगी। ठीक है। मांग की कीमत लोच समलोच होगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब वस्तु की मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो उसकी मांग में भी वृद्धि 10% का ही हो, तो उसे हम मांग की इकाई लोच कहेंगे। ठीक है। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थोड़ा गले में हिचकी आ रही थी। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको जब ईपी इकाई के बराबर होगी, तो यानी कि जब कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में समय होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन बिल्कुल बराबर हो दोनों, तो उसे हम मांग की समलोच, समलोच, मांग की कीमत लोच कहेंगे, मांग की समलोच कहेंगे, कीमत लोच, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो इसको चित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे, और जिसमें हम मांग वक्र ऐसा खींचेंगे जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ हो, इस प्रकार हो कि वह, इसको खींचने का तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको, जो कहीं नहीं मिलेगा। ओ एक्स अक्ष पर जिस जितनी दूरी पर यह मांग वक्र आकर के मतलब जितनी दूरी पर यह बता रहा है,
उतनी ही दूरी पर वाई अक्ष पर भी वो जाए तो ये समलोच मांग व्यक्त करेगा। तो समलोच मांग व्यक्त करने के लिए हम सेम दूरी ले लेंगे और इसको इस प्रकार खींचेंगे तो ये इसकी लोच ऐसी बताएगी कि यह मांग की लोच इकाई के बराबर हो, या इकाई मांग की लोच इसको कहते हैं, इकाई मांग की लोच हो, यानी कि ईपी इक्वल टू 1 हो, तो ये इस प्रकार का व्यक्त करेगा। और आप जब वक्र खींचेंगे, इस पे रेखा खींचेंगे, मान लो कीमत ओपी है, ठीक है, और ओपी कीमत पे जो मांग है वो कितनी होगी, ओ क्यू 1 हो रहा है, यानी कि उपभोक्ता किस पे है, बी पे है। तो इस प्रकार यदि कीमत डबल हो जाए, ठीक है, ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर हो जाए, यानी कि डी डबल हो जाए, यानी कि पी 1 हो जाए, ओपी से ओपी 1 हो जाए, और तो उपभोक्ता ए पर आ जाएगा। और ऑटोमेटिक जब कीमत डबल होगा तो मांग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू 1 से ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओ क्यू इक्वल टू 1/2 ओ क्यू 1, ठीक है, क्योंकि कीमत जो ओपी 1 है वो 2 पीओ है, ठीक है, डबल है इसके। यानी ये लिख सकते हैं कि ओपी जो है वो 1/2 ओपी 1 है, बात एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कीमत डबल हो रही है तो मांग घट के आधी हो जा रही है। इसके विपरीत जब कीमत आधी हो जाए, ओपी हो जाए, तो मांग बढ़ करके ओ क्यू 1 हो जाएगी। और इसको यहाँ पे समझाया भी गया है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है, चौथा प्रकार है अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। जब मांग की लोच अत्यधिक हो, अर्थात जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। इसको ऐसे लिखेंगे, इकाई से अधिक हो, कहने का मतलब यह है कि वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक हो, ठीक है। मतलब उसकी कीमत में जित मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, परिणाम स्वरूप उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जा रहा है, यानी कि हाईली हाईली इलास्टिक डिमांड है। यदि मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो मांग में कमी 10% से अधिक हो, यहाँ पे माना कि 30% हो जाए, तो हम इसे कहते हैं अत्यधिक मांग की लोच, कीमत लोच या मांग की लोच कह सकते हैं। अब इसको हम चित्र से भी दिखाएंगे, और चित्र में जैसा कि डी डी वक्र से दिखाया गया है, मांग को डी डी वक्र से दिखाया गया है, और ये आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये थोड़ा फ्लैट है। जो मांग वक्र की टेंडेंसी है, जो शेप है, वो हल्का सा फ्लैट है। थोड़ा सा और फ्लैट करेंगे तो ये बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष पे हम मूल्य को दिखाते हैं और एक्स अक्ष पे हम वस्तु के मांग को दिखाते हैं, मात्रा को दिखाते हैं। तो ये मांग वक्र है डी डी। अत्यधिक लोचदार का मतलब ये पूर्णतया लोचदार के करीब करीब है, पूर्णतया लोचदार के आसपास पहुंच जाएगा। यदि और सीधा करोगे, ये एक्स अक्ष के ऐसे समानांतर कर दोगे तो ये पूर्णतया लोचदार हो जाएगा, ठीक है। खैर, ये मान लो कि कीमत ओ पी है और ओपी कीमत पे जो मांग है ओ क्यू 2 है। अब कीमत यदि बढ़ के और ओपी 1 हो जाता है, लगभग दोगुना हो जाता है, तो मांग में जो कमी है वो दोगुने से ज्यादा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है ओ क्यू 1 दोगुने आधी से कम हो गई, ठीक है। मांग डबल बढ़ी, डबल हुई, तो सॉरी, कीमत डबल बढ़ गई तो मांग घट करके ओ क्यू 1 आ गई, अर्थात आधी से भी कम हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति जिसमें कीमत में परिवर्तन जिस अनुपात में हो रहा है, मांग में परिवर्तन उससे कहीं अनुपात ज्यादा अनुपात में हो, तो उसे हम हाईली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अब इसके विपरीत यहाँ पे पांचवा प्रकार है अत्यधिक बेलोज मांग, हाईली इन इलास्टिक डिमांड। इसको कहेंगे लेस देन 1।
ठीक है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो, ठीक है, बट इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से कम हो तो उस वस्तु की मांग बेलोच कही जाएगी। ठीक, अर्थात जब मूल्य में होने वाला परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन की दर बहुत कम हो तो उसे हम अत्यधिक बेलोच मांग या इकाई से कम मांग की लोच कहेंगे। जैसे मूल्य में यदि 10% का परिवर्तन हो, मान लो कि कमी हो जाए, 10% की कमी हो तो मांग में जो वृद्धि है वो 10% से कम हो, 10% से कम ही वृद्धि हो, जैसे 5% हो, 2% हो, 3% हो, तो इसको हम कहेंगे मांग की लोच इकाई से कम है। इसको हम चित्र के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। इसमें जो मांग वक्र है डी है और ये बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ है, अर्थात हाईली इन इलास्टिक है। ठीक है, तो इसको जैसे देख रहे हो, जब पूर्णतया बेलोच देख रहे थे आप तो ये पूरी तरह से वाई अक्ष के समानांतर था। ठीक है, ये यूं खड़ा था, तो ये जब ऐसे शेप बदलते बदलते ऐसे हो जाए तो पूर्णतया बेलोच हो जाएगा। क्योंकि हम परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं पढ़ रहे, हाईली इलास्टिक इन इलास्टिक पढ़ रहे हैं, तो ये तेजी से नीचे गिरता हुआ होगा, वर्टिकल, ज्यादा वर्टिकल होगा। और जब कीमत इसमें ओपी है तो ऐसी स्थिति में जो मांग है वो ओ क्यू है, अर्थात उपभोक्ता ए बिंदु पर है मांग वक्र के। जब कीमत घट जाती है, लगभग आधी हो जाती है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसकी दूरी बराबर है, तो लगभग आधी हो जाती है, तो मांग में जो वृद्धि हो रही है वो ओ क्यू वन हो रहा है, जो डबल नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम इकाई मांग किलो पढ़ रहे थे तो डबल हो जा रहा था, तो डबल नहीं है, डबल से कम है, अर्थात जितनी मात्रा में कीमत में, जिस अनुपात में कीमत में कमी हो रही है, मांग में वृद्धि उससे कम अनुपात में हो रही है। यानी कि मांग इतनी थी और जब बढ़ी तो कमी बढ़ी, इतनी ही बढ़ी, तो इसे हम इकाई से कम मांग की लोच कहते हैं। और इसको हम यहाँ पे व्याख्या के रूप में दिखाया गया है और इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब इन पांचों चित्रों को एक साथ हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, मतलब पांचों प्रकार को। पांच प्रकार कौन कौन से थे? एक तो परफेक्ट इन इलास्टिक, एक था परफेक्ट इलास्टिक, एक था यूनिट इलास्टिक, और एक था हाईली इन इलास्टिक, और एक था हाईली इलास्टिक। तो ये पांचों प्रकार को हम इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। जो मांग वक्र है ये पांचों को प्रेजेंट करते हैं। पहला था जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये जो मांग वक्र था वो एक्स एक्सिस के समानांतर था। यहाँ पे एक्स एक्सिस, इस पे वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस यानी कि वस्तु की कीमत दिखाई गई है। तो जब मांग की लोच अनंत हो, इनफाइनाइट हो, तो जो मांग वक्र है वो एक्स एक्सिस के समानांतर होगा इस प्रकार, जिसमें कीमत में जरा भी परिवर्तन हो तो मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। अब जब मांग वक्र इकाई से अधिक हो, यानी कि हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये दोनों प्रकार हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, इकाई से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में कीमत में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन, ठीक है, सापेक्षिक परिवर्तन ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें हाईली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाईली मतलब ज्यादा होगा, यानी कि कीमत में परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप मांग में कीमत से ज्यादा अनुपात में परिवर्तन होगा, इसे हम हाईली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है वो जो इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो उससे उसके ऊपर स्थित होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इकाई के बराबर हो तो इसको खींचने के लिए मैंने बताया था कि जिस दूरी पे एक्स एक्सिस पे वो आ रहा हो, टारगेट कर रहा हो, उतनी ही दूरी लेके वाई एक्सिस के किसी बिंदु पर जब डायरेक्ट टारगेट कर रहा हो
तो वो दोनों दूरी एक्स और वाई की बराबर हो, तो ऐसे में हम जो मांग वक्र खींचेंगे वो इकाई के बराबर, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होगी। तो इसके ऊपर जो भी वक्र स्थित होंगे, जो भी डिमांड वक्र स्थित होंगे, वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएंगे। ठीक है, और इसके नीचे जब आएंगे तो ये लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या हाईली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, लेस देन वन होगा, इकाई से कम होगा। ठीक है, तो इसके और इस रेखा के बीच जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वाई अक्ष के समानांतर होगा। ये जो मांग वक्र होगा ये वाई अक्ष के समानांतर होगा। दैट मीन्स कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो, उसकी मांग उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इसको भी हमने देख लिया था। और इसके और इकाई मांग की लोच के बीच जो भी मांग वक्र पाए जाएंगे वो क्या होंगे, लेस देन वन होंगे, अर्थात मांग की लोच की इकाई से कम होंगे। अर्थात कीमत में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन होगा वो कम होगा, सापेक्ष रूप से कम होगा, और इसलिए इसको हम इकाई से कम मांग की लोच कहेंगे। इस प्रकार से हमने पांचों प्रकारों को यहाँ पे कवर किया, और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।